हेलो गाइस, दिस इज धीर सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा आपने। उसके अंदर हमने परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ लिया था। अब इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम उसको करने वाले कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तो देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है, यानी कोई परमाणु हमारे पास दिया है। तो कल मैंने जैप के बारे में बताया था। तो जैप क्या था कि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगता है या जो आकर्षण बल लगता है उसे हम कहते हैं जैप। ये मैंने कल आपको बता दिया था अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिए। अब देखिए, अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। किसके विरुद्ध? जो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी ऊर्जा। और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? जितना जैप अधिक होगा, यानी कि जो नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन के यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से पकड़ा होगा, ऊर्जा भी हमें उतनी ही लगानी पड़ेगी। अगर जैप कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो ऊर्जा भी कैसी होगी? कम होगी, यानी कम लगानी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। आगे बात समझ में। और भाई ये जो परमाणु होता है वो परमाणु होना चाहिए अपना कैसा? विलगित गैसीय परमाणु। कैसा होना चाहिए? विलगित गैसीय परमाणु। इसका मतलब समझा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। लेकिन ये परमाणु कैसा होना चाहिए? विलगित गैसीय परमाणु। अब देखिए कैसे। मान के चलिए हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है ना। सॉलिड मतलब ठोस है हमारे पास। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 100 ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है ना। हमने 100 ऊर्जा दी। अब आप क्या समझोगे कि इसको 100 ऊर्जा दे दी, इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और क्या होगा, जो ऊर्जा हमें यानी एक इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो आप यहाँ पे गलत हो। 100 इसकी आयनन एंथैल्पी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे, सबसे पहले वो ठोस द्रव में बदलेगा। किस में बदलेगा? द्रव में। तो इसके अणु दूर दूर हो जाएंगे और ये द्रव में बदल जाएगा। हम मान लेते हैं कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए इसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता खर्च हो गई, यानी कितनी ऊर्जा खर्च हो गई? मान के चलते 30 खर्च हो गई, ठीक है ना। तो कितनी बची? 70। अब यही देखिए, अब ये जब द्रव को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या होगा? ये गैस में बदलेगा। सबसे पहले किस में बदलेगा? गैस में। और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इसमें 20 ऊर्जा खर्च हो गई द्रव को गैस में बदलने के लिए। तो हमारे पास जो ऊर्जा बची वो कितनी है? 50। अब हम क्या करेंगे, जो गैसीय परमाणु है हमारा पास, अब ये कैसा है? विलगित गैसीय परमाणु। इसके बाह्यतम कोश से अब जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, और कितनी ऊर्जा लग रही है अब? 50। तो ये 50 क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। आई बात समझ में, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैंने क्या समझाया अभी कि जैप जितना अधिक होगा, यानी कि नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से पकड़ के रखेगा उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनन एंथैल्पी भी क्या होगी? अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जैप और आयनन एंथैल्पी एक दोस्त होते हैं, ठीक है ना। आपस में कैसे हैं? दोस्त। तो हम ये देख लेते हैं कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो देखिए इसको मिटालता हूं मैं। अब वर्ग में जाएंगे तो वर्ग में देखो, हाइड्रोजन, लिथियम। अब हम वर्ग में जाएंगे यानी कि ऊपर से नीचे। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि क्या बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं जो परमाणु का आकार होता है कैसा होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है ना। कैसा होता है? बढ़ता जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ती है और जैप कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। कल समझा चुका हूँ। आकार यानी कि जो आकार होता है, ये आकार इस जैप का
दुश्मन होता है, यानी कि इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है। अगर आकार अधिक है तो जैब कम होगा, अगर जैब अधिक है तो आकार कम होगा। ठीक है, ये कल मैंने बता दिया था। अब देखिए, अभी भी मैंने कहा, अब देखिए अब आयनन एंथैल्पी है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी होगी कम। क्यों होगी? क्योंकि जैब जो हमारा है वो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो इसमें आंतरिक कोशों की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि क्या कर रही है, जो नाभिक के प्रभाव को कम करती है, इसलिए जैब कम होता है। अगर जैब कम है तो आयनन एंथैल्पी भी कम होगी। क्यों होगी? जब यहाँ देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसे निकालने के लिए देखो यहाँ पे छोटा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नाभिक है इस पे आकर्षण बल इसका अधिक है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो क्या होगा, प्रभावी नाभिक की आवेश कम होगा और आयनन एंथैल्पी भी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, जब हम आवर्त में जाएंगे, ठीक है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, जब हम इस साइड जाएंगे आवर्त के अंदर, तो आवर्त के अंदर क्या हो रहा था, साइज कैसा होता जा रहा था, छोटा। ठीक है ना, इसका बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, छोटा। ठीक है ना, यानी कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि जैब इस साइड अधिक होते जाते हैं, इसमें एक ही कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इस वजह से इनका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जैब है यानी कि प्रभावी नाभिक की आवेश है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर जैब बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। आ गया समझ में? तो आयनन एंथैल्पी आपको समझ में आ गया। क्या था आयनन एंथैल्पी? आप सीधा सीधा ये समझिए कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और वो परमाणु कैसा होना चाहिए? विलगित गैसीय परमाणु। हो गया? चलिए, आयनन एंथैल्पी का मतलब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और समझते हैं। ठीक है ना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब लगातार वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है ना, अब कोई भी चैप्टर या कोई भी नियम, रूल्स बिल्कुल बकाया नहीं रहेंगे और सारी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, हमने आयनन विभव पढ़ लिया, यानी कि आयनन एंथैल्पी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। आयनन विभव में क्या हो रहा था, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि हमारे पास एक परमाणु होगा। ठीक है ना, तो याद रखना, साथ में इसके साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या? विद्युत, इसको भी साथ में समझना है। अब इन दोनों को साथ में समझाने का मेरे लिए, यानी कि समझाना मेरे लिए ज़रूरी है। जब तक मैं इन दोनों को मैं आपको नहीं समझाऊंगा ना, तब तक ये शायद आपको कन्फ्यूजन रहेगा इसके अंदर। ठीक है ना, काफ़ी बच्चों को रहता है, इसलिए इन दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ। यानी क्या पढ़ना है? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है वो एक स्वतंत्र परमाणु पर निर्भर करती है, यानी कि उसके लिए ही ये परिभाषित की गई है। मतलब कि एक परमाणु होगा वो स्वतंत्र होगा, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, अलग होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर जुड़ना चाह रहा है। आयनन विभव में क्या हो रहा था, हम उसको हटा रहे थे। ठीक है ना, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ना चाहता है। अभी कब जुड़ेगा? जब इसका जो नाभिक है इसके ऊपर इसका जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा। अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही आसान तरीके से ग्रहण कर लेगा। ठीक है ना, कैसे? मान के चलो, अगर एक मुखिया या मतलब एक परिवार है, उसके अंदर जो मुखिया होता है, अगर उनका प्रभाव अपने सभी मेंबर पर अच्छा है तो जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब देखिए, अब यहाँ पर आकर्षण बल अगर अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा। मतलब अगर जैब अधिक होगा, और एक और बात, जो आकर्षण, यानी कि अब इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। और कहीं भी अगर केमिस्ट्री में आकर्षण बल लगता है तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है।
ठीक है ना, क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। आई बात समझ में। अगर प्रतिकर्षण होगा वहाँ पे हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ पर आकर्षण होगा वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि ऊर्जा निकलेगी। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके यानी कि अगर जैप अच्छा होगा, यानी कि आकर्षण बल अधिक होगा, अच्छा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा। और जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो ऊर्जा भी उतनी ही निकलेगी, ठीक है ना। तो इसी मुक्त ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। या आप ये कहिए, देखिए हमें बाहर से भी थोड़ी बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी इसको, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर जोड़ने के लिए। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि भाई यानी कि किसी भी परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। आगे बात समझ में, फिर से समझिए, किसी परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है ना। आगे समझ में। तो देखिए अगर जैप जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इधर इसका आकर्षण अगर अधिक है तो ऊर्जा अधिक निकलेगी। अधिक ऊर्जा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी कैसी होगी, अधिक होगी। अब हम ये देख लेते हैं, अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे जाएंगे अगर जैप बढ़ रहा है, अगर जैप अधिक है, देखो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जैप हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझा दिया है, अब आप समझ जाना, ठीक है। जैप कम होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी, ठीक है ना। ये भी साथ में क्या होगी, कम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अगर जैप अधिक होता तो इलेक्ट्रॉन लब्धि भी क्या ऊर्जा जो होती वो कैसी होती, अधिक होती। आ गया समझ में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैप कम होता है, तो जैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी कम होगी। इसलिए मैं कह रहा था कि जैप को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज़ जैप पर निर्भर कर रही है, ठीक है ना। आयन एंथैल्पी भी इसके ऊपर, और ये जो विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे वो भी, ठीक है ना। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो अभी कमेंट बॉक्स में यस कर लिखो फटाफट से, चलो सभी लोग लिखो। तो ये समझ में आ गया होगा, इसे नहीं मिटाला, आगे देखते हैं इसे, ठीक है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा था वो किस परमाणु पर निर्भर कर रहा था, स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र। अब इसके अंदर जो विद्युत ऋणात्मकता है वो किस पर निर्भर करती है, किसी भी परमाणु के सहसंयोजी यौगिक पर, सॉरी बंध पर। किस पर, सहसंयोजी बंध पर निर्भर करती है, ठीक है ना। और वो बंध कैसा होना चाहिए, एकल बंध, ठीक है ना। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है या किसके लिए परिभाषित है, उसके अंदर अगर एकल सहसंयोजी बंध होगा। अब एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो परमाणु है इस प्रकार। अब ये क्या करेंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और F के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, कितनी, 9, और लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भाई क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और F क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि जो साझित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, इन्हें क्या कर लिया, साझा कर लिया है। साझित इलेक्ट्रॉन क्या है, साझित इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, एकल सहसंयोजी बंध, यानी कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर कर लिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और वो भी कैसा, एकल सहसंयोजी बंध। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। जिसमें से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एकल सहसंयोजी बंध। अब लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है और F के पास टोटल 9 प्रोटॉन है उसके नाभिक में। तो क्या करेगा, ये जो F क्या कर लेगा,
जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो गैप है वो अधिक है, गैप है वो कैसा है, अधिक। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और प्रोटॉन भी ज़्यादा, तो एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। इसके अंदर तो एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, इस बंध को यानी इन इलेक्ट्रॉन को पूरा तो अपनी तरफ नहीं लेगा, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनी होता है, यानी कि जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ग्रहण करता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ने पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, बस थोड़े से उस साइड गए हैं, तो इस पर हल्का सा प्लस आएगा और इस पर हल्का सा माइनस आएगा, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, पूरे नहीं किए, थोड़े से अपनी तरफ क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पूरी तरीके से प्लस आएगा, और ना ही ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन के पास यानी पूरी तरीके से माइनस है। तो हम कह सकते हैं ये डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है, ठीक है ना। इसे हम पार्श्व भी कहते हैं, पार्श्व, ठीक है ना। इस डेल्टा को आ गया समझ में, यानी कि हल्का सा इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर हल्का सा माइनस आ जाएगा। अब ये जो शिफ्ट किया है अपनी तरफ, किसको किया था, जो एकल सहसंयोजी बंध बना रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी कोई भी परमाणु है, अगर उसका यानी कोई भी परमाणु जो सहसंयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैप जितना अधिक होगा, देखो इसके अंदर जैप अधिक था, इसका प्रभावी नाभिक आवेश कितना था, अधिक था, इसलिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, अगर जैप अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, हमारी अधिक होगी। अगर जैप कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, हमारी कम होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम यानी कि इसमें जाएंगे नीचे वर्ग में, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जो जैप है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी, कम होगी। आवर्त में देखिए, इसमें मैंने अभी आवर्त में नहीं बताया था इसमें, तो देखिए आवर्त में क्या होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी इस आवर्त में क्या हो रहा था, जैप अधिक हो रहा था, ठीक है ना। अगर जैप बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता अपने आप ही बढ़ेगी, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है ना। यानी कि आवर्त में जैप अधिक होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो जैप होता है वो कम हो जाता है, इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आया समझ में। इस टॉपिक यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, आयनन एंथैल्पी सीखी, उसके बाद हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो क्या चाहिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आयनन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, और जितने यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी उसे हम आयनन विभव कह रहे थे। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का क्या मतलब है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। और विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो रहा था, जो सहसंयोजी बंध बना रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रॉन साजित हो रहे थे उन्हें उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल हम ग्रुप 15 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कुछ शब्द थे जो हमें आगे काम आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड